गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी। ये है आपका चैप्टर नंबर 11 ट्वेल्थ CBSE NCERT में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के क्या टूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और हम क्या बैक्टीरिया या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और क्या मशीनरी यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी, और शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, इसको कॉइन किसने किया था, किसने बनाया था। ये थे साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल इरिकी, जिन्होंने 1919 में इस टर्म को कॉइन किया था। ओके, अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली हम यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स को और कुछ एनिमल्स को भी हम यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, और इन सभी से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स हैं बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स या कुछ एंटीबायोटिक्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से हम ह्यूमन के यूज़फुल होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आपने सुना होगा कि वैक्सीन वैली में, बेंगलोर में और आंध्र प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर ही बहुत सारी वैक्सीन्स हैं वो बनाई जा रही हैं। इन वैक्सीन्स को बनाने के पीछे जो प्रोसेस काम करता है उसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि हम इनके लिए क्या मशीनरी यूज़ कर सकते हैं और क्या टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म ही है जिसे कहते हैं EFB। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी बायोटेक्नोलॉजी की एक सिंपल डेफिनेशन कॉइन की है, जिसे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, वेरियस बैक्टीरियल सेल्स, देयर प्रोडक्ट्स, देयर पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेड फॉर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके लिए हम किसी न किसी एनिमल को, किसी ऑर्गेनिजम्स को, या उससे यूज़ होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले कुछ एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, और फाइनली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होने वाले दूसरे हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स हम प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम कंसेप्ट को हम बात करें तो इसके लिए दो प्रिंसिपल हैं बेसिकली, और क्योंकि ये दो प्रिंसिपल ही बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसके बिना हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से मतलब क्या है? इंजीनियरिंग से मतलब आप जानते हैं कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ बड़े प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसके अंदर हम DNA या RNA मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें मैनिपुलेशन करते हैं, इनमें कट करते हैं, इनमें डिज़ायर्ड चेंजेस करते हैं, और फाइनली जब DNA मॉलिक्यूल या RNA मॉलिक्यूल्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं तो इनको हम किसी डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इंड्यूस कर देते हैं, और फाइनली उस होस्ट DNA के होस्ट बैक्टीरिया में जब वो डिज़ायर्ड DNA चला जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, उस बॉडी में कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, कुछ ट्रेट्स डेवलप होते हैं जो हम अपने हिसाब से इंड्यूस किए हैं, जिसके लिए हमने उसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड DNA या मैनिपुलेटेड DNA या RNA हमने इंड्यूस किया है। सो हम जान सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कितना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट है आज के 21st सेंचुरी में। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अगर हमें काम करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं, कुछ DNA मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में हमारा प्रोडक्ट किसी अनडिज़ायर्ड बैक्टीरिया से अगर कंटामिनेट हो गया तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा और वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, वो किसी भी यूज़फुल नहीं रहेगा। इसलिए इसके लिए जो स्टेरलाइजेशन मेथड है, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टेरलाइजेशन मेथड, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके? हम बना रहे हैं वैक्सीन, कुछ एंजाइम और कुछ एंटीबायोटिक्स, और हम इनको प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जिससे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ऊपर इनका यूज़ हो सके और हम उनको कुछ
बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें, और इसमें हम यूज़ करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इसलिए स्टेरलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर स्टेरलाइजेशन नहीं होगी तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा और उसे हम किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम कुछ होस्ट सेल्स के बारे में बार बार इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस होस्ट में हमने सबसे पहला एग्जांपल्स जो है वो है यीस्ट। ये यीस्ट सेल्स हैं, आप लेबोरेटरी में आप देख ही सकते हैं यीस्ट की सेल्स की स्लाइड्स ऑलरेडी परमानेंट स्लाइड्स भी होती हैं और आप इसे प्रिपेयर करके देख भी सकते हैं। ये कुछ ओवल शेप में है और ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल हमारा एल्गी है। ओके, इसे हम यूज़ करते हैं, हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है इकोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है सिलेंड्रिकल शेप है और इसमें नेकेड न्यूक्लियाई होता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इसके अलावा इसके अंदर एक डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और यही प्लाज्मिड हम बार बार इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड में एक कैपेबिलिटी है कि ये ऑटोनॉमिकली रिप्लिकेबल होता है। जब भी किसी बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो अपनी 60 to 80 कॉपीज़ प्रिपेयर कर लेता है। इस तरीके से ये डीएनए के लिए हेल्पफुल है, हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कि सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमें ध्यान रखना है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन दोनों ने ही हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो डिस्कवर किया था। अच्छा, स्टैनले कोहेन ने एक खास बात और डिस्कवर की थी कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में कॉन्टिन्यूसली फ्रीली फ्लोट करता रहता है, और उन्होंने यह भी डिस्कवर किया था कि इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया सेल से रिमूव कैसे कर सकते हैं, और इसमें चेंजेस करने के बाद में अगर हमारे पास में इस प्लाज्मिड को हम दूसरे होस्ट सेल के अंदर इसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कवरी है स्टैनले कोहेन ने की थी प्लाज्मिड डीएनए और किसके अंदर, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा हर्बर्ट बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर काम किया था जो कि हमें मिलते हैं इकोलाई बैक्टीरिया से, और यही वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो डीएनए को डिज़ायर्ड सीक्वेंस पर कट करने में काम आते हैं और फाइनली ये स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं, और इन्हीं स्टिकी एंड्स के अंदर हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर सकते हैं। तो हर्बर्ट बॉयर का वर्क हमारे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही हेल्प करता है। अच्छा, प्लाज्मिड के बारे में मैं आपसे डिस्कस ही कर चुका हूँ कि कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो नेकेड न्यूक्लियाई होता है, डीएनए होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल राउंड सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए होता है जो ऑटोनॉमिकली रिप्लिकेबल होता है और अपनी कॉपीज तैयार करता है। इसी डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ खास क्वालिटी है। इसको हम बार बार प्लाज्मिड वर्ड नेम से ही यूज़ करेंगे और आप जानेंगे। सो प्लीज़ कीप इन माइंड व्हाट इज़ प्लाज्मिड। इट इज़ राउंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमिकली रिप्लिकेबल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। अच्छा, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसमें हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। बेसिकली टूल से मतलब हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स या औजार, लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें हम कुछ ऐसे मैकेनिकल टूल्स तो यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हम माइक्रोस्कोपिक कुछ मॉलिक्यूल्स को एज ए टूल यूज़ करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे डिज़ायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हम उसे जान लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप बार बार सुनेंगे, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए कि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे ही कट करता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए इतना स्मॉलर मॉलिक्यूलर पार्ट है कि जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए जो डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस पर इसको कट करे। अच्छा ठीक है, और हमारा जो मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस बेसिकली इसको हम न्यूक्लियेसिस कैटेगरी का एंजाइम कहते हैं और इसके दो टाइप्स होते हैं। न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है यही बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहलाते हैं और इनको जनरली हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये दो टाइप हैं इसके। इसको एक हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज, और ये एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए के अंदर कट करता है।
ओके, डीएनए को इंटरनल पोजीशन पे, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। जबकि जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ये डीएनए को एंड पार्ट पर कट करता है। तो फाइनली हमारे पास में दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियेजेस एंड एक्सोन्यूक्लियेजेस, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। सो सेकंड हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम हमें डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए काम आता है। ओके, इसके अलावा लाइगेज एंजाइम है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बार बार डीएनए को कट करेंगे, एक डिज़ायर्ड डीएनए को कट करेंगे, एक होस्ट डीएनए को या प्लाज्मिड को कट करेंगे, और फाइनली हमें इनको जोड़ना होगा, तभी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा जो प्लाज्मिड है वो डिस्कवर होगा, वो बनेगा। तो इसलिए लाइगेज एंजाइम है इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो लाइगेज एंजाइम का क्या रोल है, ये कटेड जो डीएनए सेगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है, और फाइनली इसी की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या है, बेसिकली ये भी एक डीएनए ही है जो कि कैरी करता है हमारे डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट को किसी होस्ट सेल के अंदर। जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दें और एक अपना फॉरेन डीएनए ऐड कर दें, तो फाइनली इस प्लाज्मिड को ही हम यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर किसी भी डिज़ायर्ड बैक्टीरिया में अपना वो डिज़ायर्ड जीन या डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हमारा प्लाज्मिड क्या हुआ, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली इसी को हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स के बहुत सारे रोल हैं जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करने में होस्ट सेल में हमारी हेल्प करता है। ओके, होस्ट ऑर्गेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में कोई एनिमल भी ले सकते हैं, ई कोलाई को भी कंसिडर कर सकते हैं, यीस्ट को भी ले सकते हैं। ये सभी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में एज ए होस्ट यूज़ होते हैं, जिससे कि हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को स्टडी कर सकें, उसके बेसिक कंसेप्ट को जान सकें और इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को स्टडी कर सकें। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तीन साइंटिस्ट जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी, स्मिथ, विल्कॉक्स एंड कैली, ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ काम करके 1968 में सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है हिंद-2। ये हिंद-2 इसलिए है क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से डिस्कवर हुआ था, उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और आप जानते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो बैक्टीरिया है जिससे कि न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो इसी बैक्टीरिया के पास में एक खास किस्म का एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन और सीक्वेंस पर कट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, द हिंद-2 कैन कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पोजीशन और सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर ही कट करेगा, इसके अलावा वो कहीं और कट नहीं करेगा। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल साइट स्पेसिफिक होते हैं, और यही इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स में भी और हमारे जो प्लाज्मिड में भी, दोनों में एक ही जगह कट करेंगे, और यही कट करने की वजह से स्टिकी एंड डेवलप होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड टेक केयर। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।